आज के इस क्लास में यूट्यूब पर आप सभी का नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं एमीन का नामकरण, अर्थात एमीन का नामकरण कैसे किया जाता है। क्योंकि हम लोग एमीन चैप्टर को शुरू किए थे और इससे पिछले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे एमीन क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आज इसका यह दूसरा टॉपिक है, कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, यानी एमीन का नामकरण। और फिर इसके बाद हम लोग इसी क्लास में इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो ये कहता है नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स, यानी एमीन का नामकरण। यहाँ नोमेनक्लेचर शब्द का अर्थ होता है नामकरण, यानी इसका ये मतलब हो गया कि एमीन का हम नाम कैसे लिखते हैं, फार्मूला कैसे लिखते हैं, उसका कॉमन नेम क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा सिस्टम यहाँ नोमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ शुरुआत करते हैं इसके नोमेनक्लेचर से। तो यहाँ जो इसका क्लास नेम हो गया वो एमीन हो गया। तो इसको एक टेबल के रूप में हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इसका क्लास नेम, जैसे क्लास नेम के रूप में हो गया यहाँ एमीन, और यहाँ इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं कॉमन नेम, फिर यहाँ लिखते हैं आईयूपीएसी नेम, और फिर अंत में यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर। इस कॉलम को पहले हम लोग समझ लें, ये नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन है। तो यहाँ जो है ये क्लास लिखा गया है। यहाँ क्लास नेम का मतलब हो गया कि एमीन एक क्लास हो गया। जिस तरह से एल्डिहाइड था, कीटोन था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ एमीन एक क्लास हो गया। तो यहाँ क्लास नेम में लिखेंगे एमीन, और यहाँ ब्रैकेट में इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं। यहाँ इसका आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनामीन, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, यानी कि ये बॉन्ड NH2, ये बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये क्लास नेम हो गया एमीन। यहाँ इसका आईयूपीएसी नेम ब्रैकेट में हम लिखे हैं एल्केनामीन। फिर यहाँ FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि क्रियात्मक समूह या क्रियाशील समूह। GF का मतलब हुआ है जनरल फार्मूला, यानी कि सामान्य सूत्र। ये एग्जाम्पल हुआ। यहाँ कॉमन नेम हो गया, अर्थात ये सामान्य नाम हो गया, और वहाँ आईयूपीएसी नेम हो गया जो एक इंटरनेशनल नेम है वो, और वहाँ उसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ NH2। तो जनरल फार्मूला में हम यहाँ लिखेंगे RNH2, यानी इसमें एल्काइल ग्रुप इसमें जुट जाएगा, तो इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल में एल्काइल ग्रुप के जगह पर यहाँ मिथाइल लेते हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइल एमीन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन। चूँकि ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल एमीन, अगर इथाइल लगते हैं तो इथाइल एमीन, अगर प्रोपाइल लगते हैं तो वो प्रोपाइल एमीन, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल एमीन। फिर यहाँ आईयूपीएसी नेम है। तो आईयूपीएसी नेम यहाँ कहता है इसका एल्केनामीन है, संपूर्ण क्लास का ये नेम है एल्केनामीन। तो यहाँ आईयूपीएसी नेम में लिखते वक्त हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ कितना कार्बन की संख्या है। अगर एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथेनामीन, अगर दो हो तो इथेनामीन, अगर तीन है तो प्रोपेनामीन, अगर चार है तो ब्यूटेनामीन हो जाएगा। इस तरह से जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है जो 1 से 10 तक, उसको मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के नाम से जानते हैं, डिकेन तक। उसी प्रकार से ये संपूर्ण क्लास का जो आईयूपीएसी नेम है वो एल्केनामीन है। तो एक कार्बन है तो हो जाएगा मिथेनामीन, अगर 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथेनामीन। तो यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका मिथेनामीन, और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा NH2। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, आईयूपीएसी नेम हो गया यहाँ। तो ये पहला इस कंपाउंड ये पूरा हो गया। इसी तरह से आगे भी हम लोग लिखेंगे, पहले इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। ये क्लास नेम हुआ। यहाँ क्लास का मतलब हुआ वर्ग, जैसे एमीन एक अलग क्लास हुआ, जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, जिसलिए पिछले हम लोग सभी क्लास में पढ़े हैं। तो इस तरह से क्लास नेम हुआ। ये संपूर्ण क्लास नेम का जो आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनामीन, ये याद रखने वाला चीज़ है ये तीनों टर्म। ये FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियात्मक समूह। यहाँ GF हुआ जनरल फार्मूला, यानी कि सामान्य सूत्र। ये उदाहरण हुआ, ये कॉमन नेम हुआ, फिर आईयूपीएसी नेम हुआ, वहाँ स्ट्रक्चर हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप सब में यहाँ NH2 ही रहेगा, ये बॉन्ड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है। तो RNH2 इसका जनरल फार्मूला हो गया।
फिर R के जब यहाँ मिथाइल डाले तो हो जाएगा मिथाइल एमीन। फिर यहाँ यूपीएससी ने जब लिखे हैं तो एल्केनामिन है, तो यहाँ कार्बन 1 है इसलिए वहाँ मिथेनामिन, अगर 2 होगा तो इथेनामिन, अगर 3 होगा तो प्रोपेनामिन, और फिर इसका वहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ ये सब वही रहेगा, ये भी वही रहेगा। अब यहाँ पर हम डालते हैं क्या, C2H5NH2 यानी कि यहाँ इथाइल ग्रुप डालते हैं तो हो जाएगा इथाइल एमीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल एमीन। यहाँ यूपीएससी नेम इसका हो जाएगा इथेनामिन, और फिर यहाँ 2 कार्बन दे देंगे और यहाँ NH2 डाल देंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी स्ट्रक्चर खींच सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ और करके हम लिख सकते हैं, उसका वो भी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ दूसरा कंपाउंड ये तैयार हो गया। ये कहता है C2H5NH2 यानी कि इथाइल ग्रुप है तो इथाइल एमीन हो जाएगा, वहाँ इथेनामिन हो जाएगा। फिर यहाँ C3H7NH2 अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा प्रोपाइल एमीन। तो यहाँ पर कॉमन नेम हो जाएगा आपको प्रोपाइल एमीन, और यहाँ यूपीएससी नेम हो जाएगा प्रोपेनामिन। क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनामिन हो जाएगा। और इसी तरह से उसका स्ट्रक्चर बढ़ते चला जाएगा, अंत में NH2 ग्रुप देंगे, और जैसे कार्बन हाइड्रोजन बढ़ता चला जाएगा बाईं ओर हम देते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये तीसरा कंपाउंड हो गया। फिर यहाँ C4H9 ये हो गया ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये C4H9NH2 हो जाएगा ये ब्यूटाइल एमीन। ये हो गया ब्यूटाइल एमीन, और यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेनामिन। तो इस तरह से पेंटाइल एमीन, पेंटेनामिन, हेक्साइल एमीन, हेक्सेनामिन, इस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। तो ये सभी के सभी सिंपल कंपाउंड है। फिर इसके बाद हम वो जानेंगे इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएगा तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, ठीक इसी प्रकार से है। तो एमीन के क्लास में जो भी सिंपल कंपाउंड है उस तरह से इसका नामकरण करते हैं, यहाँ यूपीएससी में एल्केनामिन के आधार पर। तो फिर यहाँ अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर आएगा तो उसके यूपीएससी नोमेनक्लेचर का जो रूल कहता है कि सर्वप्रथम हम कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, और ये कार्बन परमाणु की जो सबसे लंबी श्रृंखला है वो पेरेंट हाइड्रोकार्बन को दिखाता है, जो आपको मीथेन से लेकर के डिकेन तक होगा। और फिर NH2 ग्रुप है तो वहाँ एल्केनामिन है, तो इसके आधार पर अगर हम कंपाउंड लिखते हैं तो उसका नामकरण किया जा सकता है। तो ये सभी के सभी सिंपल कंपाउंड है। अब यहाँ कुछ अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं तो फिर उसका भी नोमेनक्लेचर कैसे होगा। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, CH3 CH2 CH2 CHNH2 CH2NH2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पहले हम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसका जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा वो हेक्सेन होगा। तो फिर इसका नामकरण करेंगे, तो इसका नामकरण हम किसी फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं, यानी उसका जो गिनती करेंगे वो फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे। यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है अमीनो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसकी गिनती हम इधर से करते हैं। तो यहाँ जो 6 कार्बन है ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेक्सेन को दर्शाता है, तो यहाँ हो जाएगा हेक्सेन 1,2 डाईएमीन। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सेन 1,2 डाईएमीन। हेक्सेन 1,2 डाईएमीन इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण हम कर लेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। अगर ये कंपाउंड है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 जगह यहाँ मिथाइल ग्रुप है जो कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में है, और फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो इसकी गिनती हम इधर से ही करेंगे, चूँकि नियम कहता है कि पहले जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन है उसको पता करेंगे जो कुल कार्बन परमाणु की जो संख्या होता है, उसके बाद उसकी गिनती उधर से ही करते हैं जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप या कॉन्स्टिट्यूएंट लगा होता है।
तो यहाँ एमीन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी गिनती हम इधर से ही करेंगे। तो यहाँ इसका नामकरण हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये भी हेक्सेन हुआ। 7 भी हम ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है, फिर यहाँ 4 पर मिथाइल ग्रुप है। तो हो जाएगा 2 4, 2 मिथाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और यहाँ 6 कार्बन है, तो हो जाएगा हेक्सेनामीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेनामीन। चूँकि एमीन का जो आईयूपीएसी नेम होता है एल्केनामीन है, तो यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हेक्सेन कहते हैं, इसलिए हेक्सेनामीन हो गया। तो इस तरह से अगर इथाइल ग्रुप रहेगा तो पहले उसका नामकरण हम इथाइल ग्रुप के आधार पर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर तीसरा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं CH3 CH2 CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3 CH, यहाँ CH3 CH2 CH2, यहाँ NH2। अगर इस तरह का कंपाउंड है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इथाइल ग्रुप है और यहाँ मिथाइल ग्रुप है। तो फिर यहाँ पहले इसका नामकरण करने के लिए यहाँ काउंटिंग करेंगे कार्बन परमाणुओं की संख्या को। तो ये 6 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 इथाइल 3 मिथाइल और हेक्सेनामीन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? चूँकि यहाँ 6 कार्बन है तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हो जाएगा 6, यानी कि हेक्सेन। और चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ इथाइल ग्रुप में ई से शुरू होता है और मिथाइल ग्रुप एम से शुरू होता है, तो पहले लिखेंगे 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनामीन। तो इस तरह से इसका नाम कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी में आता है और इससे पहले हम लोग यहाँ सिंपल कंपाउंड को पढ़े हैं। अब फिर अगला टॉपिक यहाँ कहता है एमीन के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो यहाँ अब लिखते हैं एमीन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन्स बनाने की विधि, या इसको क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं कि व्हाट आर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, यानी एमीन बनाने की समान विधियाँ क्या है, या टॉपिक के रूप में लिखते हैं कि मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। तो इसके एमीन बनाने की कई एक विधि है, जिसमें पहला कहता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स, यानी नाइट्रोएल्केन के अवकरण से। तो जब नाइट्रोएल्केन का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि प्राइमरी एमीन्स आर obtained by the reduction of nitroalkanes in presence of lithium aluminum hydride। इसी कंपाउंड की उपस्थिति में रिडक्शन होता है कि प्राइमरी एमीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन्स इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यानी प्राइमरी एमीन को नाइट्रोएल्केन के अवकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो यहाँ नाइट्रोएल्केन का फॉर्मूला होता है RnO2, ये नाइट्रोएल्केन है। ये इसका अवकरण करेंगे किसकी उपस्थिति में? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला है LiAlH4। तो यहाँ हमें क्या बनता है? RnH2 बनता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब इस रिएक्शन को हम पूरा करते हैं। ये नाइट्रोएल्केन है, इसका अवकरण करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो यहाँ प्राइमरी एमीन बन गया और यहाँ चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो वहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर ही प्राप्त होगा, चूँकि इसका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर के रूप में चला जाता है।
और चूँकि इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब होता है कि इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन इसमें योग होता है इसका। तो इसमें कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 और 2 6, तो इसका मतलब है कि इसमें 6 हाइड्रोजन भी भाग लेता है, तब ये रिएक्शन पूरा हो चुका। तो ये नाइट्रो एल्केन है, इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रो एल्केन, और ये हो गया आपको 1 डिग्री एमीन, यानी कि ये प्राइमरी एमीन है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो CH3NO2, यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ बन जाएगा CH3NH2 यानी कि मिथाइल एमीन, और ये ट्वाइस H2O बन जाएगा। तो ये नाइट्रोमीथेन हो गया, तो ये मिथाइल एमीन हो गया। फिर अगर हम यहाँ इथाइल ग्रुप लेते हैं C2H5NH2, सारा रिएक्शन वही रहेगा। तो यहाँ पर C2H5NH2 और 2 मॉलिक्यूल ये वाटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ जब हम एमीन का निर्माण करते हैं, प्राइमरी एमीन का, तो ये पहला प्रोसेस है, इसमें कहता है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, यानी जब नाइट्रो एल्केन का अवकरण हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ ये नाइट्रो एल्केन हुआ, तो इस नाइट्रो एल्केन का अवकरण का मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में, तो यह RNH2 एमीन बन गया। और यहाँ चूँकि 2 ऑक्सीजन है, तो ये वाटर के रूप में चला जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल वाटर होगा। अब यहाँ 4 गो हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन इसमें है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन इसमें भाग लेता है अवकरण की प्रक्रिया में। और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम एराइल ग्रुप भी डाल सकते हैं, एल्काइल ग्रुप भी डाल सकते हैं, और जैसे जैसे यहाँ ग्रुप डालेंगे वैसे वैसे वहाँ हमें ये एमीन प्राप्त होता चला जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस हुआ एमीन के निर्माण के। इसी प्रकार फिर अलग ही प्रोसेस है इसका बनाने का। फिर एमाइड के अवकरण से, तो दूसरा में हम लिख सकते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, यानी एमाइड के अवकरण के द्वारा भी हम एमीन को बना सकते हैं। यानी जब एमाइड का अवकरण लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा किया जाता है तो क्या बनता है, एमीन बनता है। तो यहाँ एमाइड का फॉर्मूला होता है RCONH2, इसका अवकरण करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो यहाँ बन जाता है आपको प्राइमरी एमीन, और फिर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है एमाइड। चूँकि एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CONH2 होता है, इसमें एल्काइल ग्रुप हम लगा देते हैं तो एमाइड हो जाता है। इसका अवकरण यहाँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं तो यहाँ एमीन प्राप्त होता है। तो ये R है, तो यहाँ R हुआ, चूँकि एक यहाँ कार्बन है तो यहाँ एक कार्बन यहाँ आ जाएगा। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन इस प्रक्रिया में भाग लेता है। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लेते हैं CH3CONH2, ये सारा रहेगा, 4 गो हाइड्रोजन यहाँ ही भाग लेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 हाइड्रोजन को, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर CH3CH2NH2 और प्लस H2O, तो ये एमाइड बन गया। तो ये है एसिटामाइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया एसिटामाइड, और ये हो जाएगा आपको इथाइल एमीन, ये हो जाएगा इथाइल एमीन या इथेनामीन कह सकते हैं IUPAC नेम में, या इसको IUPAC नेम में इथेनामाइड कह सकते हैं, क्योंकि इसका IUPAC नेम होता है एल्केनामाइड। तो इसी प्रकार से हम जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप को डालेंगे, अगर यहाँ पर हम C2H5 लेते हैं CONH2, तो ये हो जाएगा प्रोपियोनामाइड। फिर यहाँ 4 हाइड्रोजन भाग लेगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको C2H5 CH2NH2 और प्लस H2O, तो
तो ये हो जाएगा प्रोपाइल एमीन, चूँकि यहाँ 3 कार्बन है। ये हो जाएगा प्रोपियोनामाइड, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपियोनामाइड, यहाँ हो जाएगा इथेनामीन या प्रोपाइल एमीन। प्रोपेनामीन या प्रोपाइल एमीन इसको हम लिख सकते हैं, प्रोपाइल एमीन या प्रोपेनामीन। प्रोपेनामीन इसको लिख सकते हैं, ये प्रोपियोनामाइड हो गया या प्रोपेनामाइड लिख सकते हैं, ये कॉमन नेम है इसका। तो यहाँ ये दूसरा प्रोसेस है एमीन बनाने का, जिसमें कहता है कि बाय द रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, यानी एमाइड का जब अवकरण करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो हमें एमीन प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। ये एमाइड है इसमें जो अवकरण की क्रिया है वो भी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा ही होता है, तो वहाँ एमीन बन जाता है। और जैसे सब एल्काइल ग्रुप हम डालते चले जाएंगे उस प्रकार से हमें एमीन प्राप्त होता चला जाएगा। फिर यहाँ तीसरा प्रोसेस में भी हम लिख सकते हैं, जो एल्काइल साइनाइड का जो रिडक्शन होता है उसके द्वारा भी एमीन बनता है। तो यहाँ तीसरा में हम लिख सकते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स, एल्काइल साइनाइड को नाइट्राइल्स कहा जाता है। तो नाइट्राइल्स होता है आपको RCN, इसका भी रिडक्शन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा करते हैं। तो R यहाँ CH2NH2 हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम R के जगह पर CH3CN या मिथाइल साइनाइड लेते हैं। तो यहाँ पर CH3CH2NH2 हमें प्राप्त होता है, यानी कि इथाइल एमीन प्राप्त होता है। तो ये तीसरी विधि है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एमाइड के अवकरण से, फिर नाइट्राइल्स के अवकरण से और फिर नाइट्रोएल्केन के अवकरण से, इस तीनों प्रोसेस में हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिएजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों विधि के द्वारा यहाँ एमीन बनता है। फिर अगला विधि है आपको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है एमीन बनाने के। तो यहाँ चौथा में लिखते हैं चौथा में हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या इसको हम सीधे कह सकते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इस सब नाम से जाना जाता है ये। तो यहाँ बाई हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, यानी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के द्वारा। यहाँ डिग्रेडेशन शब्द इसलिए आया है क्योंकि इसमें कार्बन अणु की संख्या में कमी होता है, इसलिए यहाँ पर यह डिग्रेडेशन शब्द आया है। इसको सीधे हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी कह सकते हैं, या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, या सिर्फ हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सब इसी नाम से जाना जाता है, जो एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है एमाइड बनाने का। हॉफमैन नाम के वैज्ञानिक ने एक टेक्निक डेवलप किया था जिसमें एमाइड को ब्रोमीन और क्षार के साथ अभिक्रिया के द्वारा प्राइमरी एमीन बनाया था, इसलिए ये नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम रखा गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें लिख सकते हैं हॉफमैन डेवलप्ड technique for the preparation of 1 degree amine by treating amide with bromine and aqueous NaOH
NaOH और KOH सॉल्यूशन। इसमें लिखा हुआ है कि हॉफमैन डेवलप ए टेक्निक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री एमीन, यानी हॉफमैन ने एक टेक्निक को डेवलप किया 1 डिग्री एमीन बनाने के लिए बाय ट्रीटिंग एमाइड विथ ब्रोमीन एंड एक्वस NaOH और KOH, यानी ब्रोमीन और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किसके साथ, एमाइड के साथ। यानी जब एमाइड की अभिक्रिया हम ब्रोमीन और क्षार के साथ करते हैं तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एमाइड होता है आपको RCONH2, इसकी प्रतिक्रिया हम किससे करते हैं, ब्रोमीन से, और फिर NaOH यहाँ हम KOH ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा, प्राइमरी एमीन बनेगा RNH2 और प्लस यहाँ Na2CO3 बनेगा। फिर यहाँ ब्रोमीन है तो प्लस यहाँ NaBr बनेगा और प्लस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ये 4 प्रोडक्ट बनता है, ये प्राइमरी एमीन तैयार हो गया। तो जब यहाँ एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ करते हैं तो यहाँ प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। ये 4 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। यहाँ रिएक्टेंट में 3 मॉलिक्यूल भाग लेगा। अब इसको बैलेंस करना है, उसका एक तरीका है। पहले यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ 2 ब्रोमीन है तो यहाँ हम 2 डाल देते हैं, तो सोडियम वहाँ कितना हो गया, 2 और 2 4, तो यहाँ हम 4 डाल देते हैं। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन आपको 4 हो गया, 2 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 और यहाँ 2 देते हैं, तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 और 3 5, तो यहाँ 5 ऑक्सीजन हो गया। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो यहाँ कहता है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के द्वारा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। चूँकि हॉफमैन ने इस रिएक्शन को कराया था इसलिए इस नाम से इसको जाना जाता है। फिर यहाँ कार्बन की संख्या में कमी हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ कार्बन की संख्या में कैसे कमी होता है, कि एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं, CH3CONH2, ये एसिटामाइड हो गया, ये ब्रोमीन हो गया Br2, और यहाँ 4NaOH या KOH दे सकते हैं। तो यहाँ पर CH3NH2 और प्लस Na2CO3 और प्लस ट्वाइस NaBr और प्लस ट्वाइस H2। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ 2 कार्बन है और इसमें एक ही कार्बन है। तो यहाँ कार्बन की संख्या में कमी हो रहा है, तो एक कार्बन वहाँ सोडियम कार्बोनेट के रूप में है, लेकिन जो मेन कंपाउंड जो यहाँ बनता है एमीन, उसमें कार्बन की संख्या में कमी होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यही हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो कहता है कि जब एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन और क्षार के साथ किया जाता है तो प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ कार्बन की संख्या में कमी हो रहा है, इसलिए इसको डिग्रेडेशन कहा जाता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम विशेष करके प्राइमरी एमीन को बनाने में करते हैं और नेम रिएक्शन के तौर पर इस रिएक्शन को पूछा जाता है अक्सर। तो फिर इसका अगला मेथड पढ़ते हैं। अमोनिया के साथ जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया होता है तो भी एमीन बनता है, यानी प्राइमरी एमीन बनता है। तो यहाँ लिख सकते हैं बाय द अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से जो होता है उसको अमोनोलाइसिस कहा जाता है। ये 5वां हो गया। एल्काइल हैलाइड, अमोनोलाइसिस का मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया यहाँ अमोनिया से करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला हो गया आपको RH, इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से करते हैं तो यहाँ हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है और फिर यहाँ RH प्राप्त हो जाता है, यहाँ HX प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शन हो गया।
तो यहाँ बाय द मोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया कि अमोनिया की अभिक्रिया जब हम एल्काइल हैलाइड से करते हैं तो एमीन प्राप्त होता है, यानी प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन और फिर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये प्राइमरी एमीन प्राप्त हुआ और ये एल्काइल हैलाइड हुआ और ये अमोनिया है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हैलोजन एटम HX चला गया और ये 1 डिग्री एमीन प्राप्त हो गया, ये 1 डिग्री एमीन प्राप्त हुआ। फिर यहाँ RNH2 फिर एल्काइल हैलाइड से कर करके यहाँ सेकेंडरी एमीन बना देगा, NH और प्लस HX। फिर यहाँ सेकेंडरी एमीन, फिर ये RH से अभिक्रिया करके यहाँ टर्शियरी एमीन बना देगा। फिर यहाँ टर्शियरी एमीन हम लेते हैं, फिर RH लेते हैं तो ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाता है। ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है। तो ये अमोनोलाइसिस के द्वारा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का ये मिश्रण प्राप्त होता है। तो यहाँ अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन का मिश्रण प्राप्त होता है और फिर अंत में क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो ये हो गया आपको 2 डिग्री एमीन और ये हो गया आपको 3 डिग्री एमीन और ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट हो गया। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। ये एल्काइल हैलाइड हुआ, ये अमोनिया हुआ, तो इसका एक हाइड्रोजन परमाणु S के द्वारा रिप्लेस कर जाता है तो HX जाता है और ये यहाँ ऐड हो जाता है। तो ये प्राइमरी अमीन, इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है। फिर एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कर ये सेकेंडरी अमीन बना रहा है, फिर इसी कंपाउंड को यहाँ लिखा गया है और RH से अभिक्रिया कर करके यहाँ टर्शियरी अमीन प्राप्त हो रहा है और हर एक स्टेप में यहाँ X के द्वारा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और बाकी उस ग्रुप में जुट जाता है। और जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप जब मिथाइल इथाइल रखेंगे हमें यहाँ अलग अलग कंपाउंड प्राप्त होगा। यहाँ मिथाइल ग्रुप रखते हैं तो यहाँ मिथाइल एमीन प्राप्त होगा, तो फिर यहाँ डाई मिथाइल एमीन होगा, यहाँ ट्राईथाइल एमीन हुआ जो टर्शियरी एमीन हुआ, फिर यहाँ क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का निर्माण होगा। तो इस तरह से इन 5 विधियों के द्वारा एमीन बनाया जाता है। इसके कुछ और भी बनाने की विधियां हैं जो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जिसको एक अलग टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।